जय हिंद दोस्तों। आप मेटाजोआ के 4 संघ के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, पांचवा है आपका संघ एनिलिडा। अब देखिए एनिलिडा क्या होता है, इसके बारे में आपको डिटेल से समझना। अब देखिए एनिलिडा क्या होता है, सबसे पहले आपको ये जानना है कि एनिलिडा का अर्थ क्या होता है। तो एनिलिडा का अर्थ होता है खंडयुक्त कृमि, यानी कि एनिलिडा संघ के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं वो खंडयुक्त होते हैं, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में उसके भाग बटे होते हैं, उसके शरीर बटे होते हैं। ठीक है, अब देखिए इस संघ के प्राणी जलीय अथवा स्थलीय होता है। इसका मतलब हुआ कि एनिलिडा संघ के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं वो या तो जल में रहता है या तो स्थलीय, नहीं कि दोनों जगह रहता है। भूमि पे भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है। ठीक है, एनिलिडा के अंतर्गत आने वाले जीव कहाँ रहते हैं, तो स्थल पे भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है, ये दोनों जगह रहते हैं। ठीक है, अब देखिए इस संघ के प्राणी स्वतंत्र जीवी तथा परजीवी दोनों है। स्वतंत्र जीवी का मतलब ये अकेले भी कहीं भी रह सकता है, और परजीवी का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था पिछले क्लास में कि परजीवी का मतलब होता है कि किसी दूसरे जीव में भी ये स्थित रहता है, किसी दूसरे जीव में भी रह करके अपना भरण पोषण करता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए इस संघ के प्राणी, अभी इससे पिछले संघ जितना भी इसके पीछे 4 संघ के बारे में पढ़ा था, मेटाजोआ के 4 संघ के बारे में, है ना, तो उसमें आपने क्या पढ़ा था कि कोई संघ में किसी भी जीव का अंग होता था या किसी का नहीं भी था। किसी में उत्तक बना था लेकिन देहगुआ नहीं था, है ना। लेकिन एनिलिडा संघ में जो जीव आते हैं उसमें वास्तविक देहगुआ, जिसे सिलोम कहते हैं, ठीक है, वास्तविक देहगुआ और अंग स्तर की संगठन पाए जाते हैं। इसका मतलब होता है कि एनिलिडा संघ के अंतर्गत जो भी जीव आते हैं इसमें देहगुआ तो पाए जाते हैं। देहगुआ मतलब मांसपेशियां पाए जाते हैं। ठीक है, मांसपेशियां पाए जाते हैं और अंग बनना धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं। इसमें अंग बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। एनिलिडा के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा अंग बनना स्टार्ट हो जाता है। और देहगुआ देहगुआ का मतलब क्या होता है, मांसपेशियां, उसमें मांसपेशियां पाया जाना शुरू हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में हम बताएंगे और आपको भी दिखाएंगे भी इसमें। ठीक है, अब देखिए इसके शरीर कई खंडों में बटा होता है। मान लो अगर ये इतना बड़ा है, कोई जीव है इसके अंतर्गत, मान लो केचुआ इसके अंतर्गत आता है एनिलिडा संघ के अंतर्गत, तो केचुआ का शरीर देखिएगा खंड खंड में बटा होगा। अब देखिएगा, हम अभी दिखाएंगे आपको, 2 मिनट में, रुक जाइए, है ना। तो देखिए शरीर इसके मतलब एनिलिडा संघ के अंतर्गत जितने भी प्राणी आते हैं उसके शरीर क्या होता है, कई खंडों में बटा होता है। उसका शरीर क्या होता है, कई खंडों में बटा होता है। अब देखिए इसके एनिलिडा संघ के अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं, जैसे मान लो केचुआ है, तो केचुआ के शरीर के ऊपर एक आवरण होता है, अलग से आवरण होता है। जैसे हमारे शरीर के ऊपर एक आवरण है ना, त्वचा, है ना, त्वचा के नीचे मांसपेशियां, उसके बाद नस है, बहिकाएं है, फिर हड्डियां है कि ना, अस्थिमज्जा है। तो उसी तरह इस संघ के अंतर्गत जो जीव आते हैं उसके शरीर के बाहर एक आवरण बना होता है, जिस तरह मनुष्य में त्वचा होता है ना, शरीर के सबसे ऊपरी भाग, ये त्वचा ही हमें बतलाता है कि त्वचा से ही पता चलता है कि कौन इंसान गोरा है या कौन काला है। जिसका त्वचा अगर काला है तो उसको क्या बोलते हैं, काला व्यक्ति। लेकिन अंदर सबका सेम होता है, मांसपेशियां सबका लाल है तो लाल ही रहेगा। ठीक है, ये त्वचा ही लोगों के रंग रूप के बारे में बताता है, गोरा काला जो भी जैसा भी हो, श्यामला, त्वचा ही बताता है। ठीक है, तो इस संघ के अंतर्गत आने वाले जितने भी जीव है तो उसके शरीर के ऊपर एक आवरण बना होता है। क्या बना होता है, आवरण बना होता है, जिसे क्यूटिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, नाम याद रखिएगा कि एनिलिडा संघ के अंतर्गत आने वाले जितने भी जीव होते हैं तो उसके ऊपर एक आवरण बना होता है। उस आवरण को क्या कहते हैं, क्यूटिकल। क्या कहते हैं, क्यूटिकल। क्या कहते हैं, क्यूटिकल। ठीक है, अब देखिए इनके शरीर की संरचना जो है नली के अंदर, नली में होता है। अब इसके अंतर्गत जितने भी जीव आएंगे वो नली के जैसा रहेगा अंदर, और इसमें बहिकाएं वगैरह नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, नस उस नहीं पाए जाते हैं। अब देखिए ये नली है ना, अब इसी नली के अंदर फिर एक नली के जैसी संरचना में ये स्थित रहता है। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि इनके शरीर की संरचना, एनिलिडा संघ के अंतर्गत आने वाले जितने भी जीव होते हैं उनके शरीर की संरचना कैसी होती है बाबू, तो नली के अंदर नली, यानी ऊपर से भी नली दिखेगा और उसके अंदर भी नली दिखेगा। अभी हम केचुआ आपको दिखाएंगे प्रैक्टिकली, है ना। अब देखिए पाचन, इसमें पाचन तंत्र पाए जाते हैं। इससे पहले जितने भी जीव थे वो पाचन नहीं करते थे, वो अलग ढंग से उसका पाचन होता था, लेकिन इसमें पाचन अंग पाए जाते हैं। एनिलिडा संघ के अंतर्गत जितने जीव आते हैं उसमें पाचन पाए जाते हैं। ठीक है, संवहन भी करता है वो, उत्सर्जन भी करता है, जनन भी करता है, और तंत्रिका तंत्र भी पाए जाते हैं। देखिए धीरे धीरे कैसे कैसे ग्रोथ हुआ। पहला संघ में तो बहुत सारे कोशिकाओं से तो बना हुआ था, लेकिन वो उसमें अंग नहीं था, वो पाचन नहीं कर पाता था, है ना। उसमें कोई भी चीज को पकड़ने की क्षमता नहीं था, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते थे, कई ऐसे भी जीव थे। लेकिन इस संघ में क्या है कि इसमें पाचन भी होता है, इस संघ के जीव में पाचन भी होता है, संवहन भी होता है, उत्सर्जन भी होता है, जनन भी करता है। क्या करता है, जनन भी करता है, और तंत्रिका तंत्र भी पाए जाते हैं। ठीक है,
आप देखिए एनिलिडा संघ के अंतर्गत आने वाले जो भी जीव होते हैं तो वो उत्सर्जन करते हैं। मैंने यहाँ बताया कि वो उत्सर्जन करता है, ठीक है। उत्सर्जन अंग पाए जाते हैं, तो जो उत्सर्जन अंग होते हैं उसको नेफ्रिडिया कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? नेफ्रिडिया। याद रखिएगा। सबसे पहला जो एक चीज और याद रखिएगा, एनिलिडा के अंतर्गत जो जीव आते हैं उसके शरीर के ऊपर एक आवरण होता है जिसे क्या कहते हैं? क्यूटिकल। और उसके उत्सर्जी अंग को क्या कहते हैं बाबू? तो नेफ्रिडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रिडिया। याद हो जाएगा, ठीक है। जिसे केचुआ, जोक, नेरिस आदि, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा मैं केचुआ के बारे में आपको कुछ बता देते हैं, ठीक है, और दिखा भी देते हैं कि केचुआ कैसा होता है। देखो ये केचुआ है ना, जिसे किसान का मित्र कहा जाता है। किसानों का मित्र इसे क्यों कहा जाता है मैं आपको भी बताएंगे। देखिए यही केचुआ है, बढ़िया से देख लीजिए। केचुआ दिख रहा है ना आपको? ये केचुआ है, ठीक है। देखिए इसका शरीर गौर से देखिएगा, खंड खंड में बटा हुआ रहेगा, बीच में थोड़ा थोड़ा लाइन खींचा हुआ इस तरह रहेगा, ठीक है। अब देखिएगा बढ़िया से। जैसे मान लो ये केचुआ है ना, जिसके शरीर में ऐसे 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 पूरा रहेगा, लाइन खींचा हुआ, ठीक है। अब देखिए शायद आप लोग को दिख रहा होगा, देखिए खंड खंड में बटा होगा इसका। इसको अगर यहां से काट दोगे ना तो भी ये चलेगा, थोड़ा सा इसमें जान रह जाता है, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा केचुआ के बारे में समझते हैं। सबसे पहले केचुआ का जो वैज्ञानिक नाम है वो है फेरिटीमा पोस्थुमा। क्या है? फेरिटीमा पोस्थुमा। याद रखिएगा केचुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है? फेरिटीमा पोस्थुमा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले जानना है कि ये जो केचुआ जो है ये मिट्टी के अंदर रहते हैं। कहां रहते हैं बाबू? मिट्टी के अंदर रहते हैं, है ना। अब देखिए ये जो है द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी बोले तो पिछला क्लास में बताया था ना, एक लिंगी, द्विलिंगी और उभयलिंगी। द्विलिंगी बोले तो इसमें नर और मादा दोनों एक ही में होता है। आगे से नर रहेगा और पीछे से मादा, इसको मैरिज करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें ये क्या होते हैं? द्विलिंगी होते हैं, यानी कि आगे से इसका नर होता है और पीछे से मादा होते हैं, ठीक है। तो इसको मैरिज करने की जरूरत नहीं होता है, ये सब चीज अपनी कर लेता है, ये रिप्रोडक्शन भी खुद कर लेता है। आगे देखिए इसमें क्या लिखा है मैंने, इसके अग्र सिरे पर चंद्राकार मूढ़ा पाए जाते हैं। देखिए इसका मूढ़ा हम दिखाते हैं आपको अभी। देखिए इसी को, इसके अग्रभाग को, इसी को मूढ़ा कहते हैं, जिसे ये मट्टी को कोड़ने का काम करता है। यही है, देखिए आपका ये जो दिख रहा है यही आपका मूढ़ा, चंद्राकार मूढ़ा। तथा पार्श्व सिरे में एक गुदा स्थित होता है। गुदा बोले तो मांस स्थित होता है, ठीक है। अब देखिए केचुआ के मुख के ऊपर एक छोटी गोल रचना होती है जिसे मुखाग्र कहते हैं। यही इसका गोल रचना है। इसका कलर थोड़ा ब्लैक टाइप रहता है। देखिए ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला यही है उसका मुखाग्र। ये क्या उसका मुखाग्र है। इससे वो क्या करता है बाबू? मिट्टी को काटने का काम करता है। इसी मुखाग्र के द्वारा वो क्या करता है केचुआ? मिट्टी को काटने का काम करता है। आगे मैंने क्या लिखा है कि मिट्टी के अंदर सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को खाता है। ये क्या खाता है बाबू? सड़े गले पदार्थों को खाता है और यह मिट्टी को खाकर सुरंग बनाता है। ये क्या करता है कि मिट्टी में पाया जाता है और मिट्टी को खा करके ये सुरंग बनाता है। उसमें बहुत सारे सुरंध्र पाए जाते हैं, बहुत सारे छेद कर देते हैं जमीन में, खेत में, ठीक है, मिट्टी में। जिससे क्या होता है कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं ना, वो मिट्टी के अंदर आसानी से चला जाता है ना। तो केचुआ का होना, इसका मतलब है कि केचुआ का होना बहुत जरूरी है खेतों में, है ना। ये बहुत ज्यादा काम करता है। ये सबसे पहले मिट्टी को कोड़कर उसमें छेद कर देता है और उसका मिट्टी को खाने के बाद जो ये पाचन करता है तो मिट्टी छोटे छोटे गोली के रूप में बाहर निकलता है, बहुत छोटे छोटे, और वो जो है ना खेत में खाद का काम करता है ना। इसका क्या करता है, जो पाचन करता है मिट्टी, ये तो सड़े गले पदार्थ को खाते हैं, मिट्टी को भी खाते हैं। तो पाचन होने के बाद ये छोटे छोटे गोली के रूप में मिट्टी को बाहर करता है पाचन के रूप में, है ना, जिसको कास्टिंग कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बाबू? कास्टिंग कहते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया है। उसको क्या कहते हैं? छोटी छोटी गोलियों को बाहर निकालता है, जिसे कास्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्टिंग कहते हैं। और वो क्या करता है? खाद का रूप, खाद के जैसा काम करता है खेतों में, ठीक है। तो ये मिट्टी को सोरंध्र बनाने का काम करता है। क्या करता है? मिट्टी को खा करके उसमें छेद कर देता है। और छेद करने के बाद क्या होता है? खेतों में जब छेद हो जाती है, जब उसमें रंध्र खुल जाते हैं, तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित रहते हैं वो मिट्टी के अंदर चला जाता है। और आपको मालूम है कि पौधों को उगने के लिए नाइट्रोजन कितना जरूरी है कि नहीं? ऑक्सीजन भी जरूरी है। तो जिस खेत में, जिस भी जमीन में या जिस भी मिट्टी में केचुआ अधिक रहेगा वहां फसल बहुत अच्छे उगेंगे, है ना। लेकिन आजकल किसान भी गलतियां क्या कर रही है कि रासायनिक पदार्थ डाल करके इसको मार रहे हैं कि नहीं? लेकिन इसको मारना नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा उपयोगी है किसानों के लिए।
सरकार केचुआ पालन एक योजना चलाई है, हमारे गांव में बहुत सारे लोग केचुआ को पालते हैं, इसको पालते हैं, और ये जब बड़े बड़े हो जाते हैं इसको खेतों में जाके डाल देते हैं। डालने के बाद क्या होता है, मिट्टी के अंदर घुस जाते हैं, मिट्टी में छेद कर देते हैं, सरंध्र बना देते हैं, और सरंध्र बनने के बाद ये जो पाचन करता है, छोटे छोटे गोली के रूप में ये अपने पाचन को बाहर करता है, और वो एक खाद का काम करता है। ठीक है, तो केचुआ का होना भूमि में बहुत जरूरी है, लेकिन लोग रासायनिक पदार्थ को यूज कर करके इनको मतलब मार रहे हैं, है ना। आजकल देखिएगा खेतों में केचुआ तो दिखेगा ही नहीं, यही तो बड़ा मुश्किल से हम ढूंढ के लाए कहीं से। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि ये भूमि में स्वरंध्र बनाता है। मैंने अभी बता दिया कि स्वरंध्र का मतलब क्या होता है बाबू, कि छेद छेद कर देता है, बहुत सारे छेद पूरा जमीन में, इसकी जितनी ज्यादा संख्या होगी ना मिट्टी में उतना ज्यादा छेद छेद कर देगा वो। और छेद होना क्यों जरूरी है, क्योंकि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं वो मिट्टी के अंदर चले जाते हैं, मिट्टी के अंदर चले जाते हैं तो मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है, फसल उगने की क्षमता उसमें बढ़ जाती है। ठीक है, तो यही एक जीव है जो ऐसा काम कर सकता है, केचुआ, इसके सिवा कोई नहीं कर सकता है मिट्टी में स्वरंध्र। ठीक है, तो होना बहुत जरूरी है, इसीलिए इसको किसान का मित्र कहा जाता है, ये किसान का फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, इसको किसान पालते भी है आजकल, है ना। आजकल कुछ किसान समझदार हो गए, अब इसको पालते भी है घर में, और जमीन में जाके जिस जमीन में फसल उगाना होता है वहां पे जाके इसको छोड़ देते हैं, उसमें डाल देते हैं, ताकि खेत में सौरंध्र हो जाए, छिद्र हो जाए बहुत सारे, और वायुमंडल से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन उसके अंदर चला जाए, अवशोषण हो जाए, उसके बाद फसल ज्यादा उगेंगे। तो यही देखिए केचुआ है। सबसे पहले इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, फेरिटीमा पोस्थुमा। ये द्विलिंगी होते हैं, इसको मैरिज करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इसमें नर और मादा दोनों एक ही होता है, आगे से नर और पीछे से मादा, आगे से क्या होता है पुरुष और पीछे से औरत। ठीक है, इसको मैरिज करने की जरूरत नहीं होती। द्विलिंगी किसको कहते हैं, और हम लोग क्या एक लिंगी है, अगर हम लोग भी द्विलिंगी होते तो लव मैरिज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, और हम लोग एक लिंगी है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए ये मिट्टी के अंदर स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, ये मिट्टी के अंदर, और ये खाता क्या है, कार्बनिक पदार्थों को खाता है। किसको खाता है बाबू, कार्बनिक पदार्थों को। ठीक है, अब देखिए इसके मुख, इसके आगे जिसे ये मिट्टी को कोड़ता है उसको क्या कहते हैं, मुखाग्र कहते हैं। ये देखिए ब्लैक वाला इसका मुखाग्र है, दिख रहा है आप लोग को, ये देखिए इसका मुखाग्र है ना, जिससे मिट्टी को काटता है। समझ में आ गया ना। चलिए ठीक है, अब आगे आपका एनिलिडा संघ खत्म हो गया। अब छठा संघ आपका कौन सा है, इसके बारे में आपको जानना है। ठीक है, चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छठा संघ है आपका आर्थ्रोपोडा। अब देखिए आर्थ्रोपोडा के बारे में समझते हैं। ठीक है, अब देखिए आर्थ्रोपोडा संघ जो है ये प्राणी जगत के सबसे बड़ा संघ है। लगभग 2 भाग जीव, संसार के 2 भाग जीव इसी आर्थ्रोपोडा संघ में आता है। कितने आते हैं, ये सबसे बड़ा संघ माना जाता है। यह प्राणी जगत के सबसे बड़ा संघ है। पृथ्वी पर लगभग, क्या बाबू, पृथ्वी पर लगभग 2/3 यानी 2/3 जाति आर्थ्रोपोडा में ही आता है। यानी कि पृथ्वी का 2 भाग जीव जितने भी हैं लगभग सब किस में आते हैं, आर्थ्रोपोडा में आते हैं। इसलिए इसे प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसमें कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, अब देखिए इस संघ के जो जीवों का शरीर जो होते हैं, इस संघ के जीवों का जो शरीर होता है खंड युक्त होते हैं। जैसे अभी आपने पीछे में पढ़ा था, है ना, इस संघ के जीवों का शरीर क्या होता है, खंड युक्त। इसके पीछे भी खंड युक्त था। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए टांगे जोड़दार होती है। जोड़दार मतलब जहां से जोड़ा होता है, देखिए ये हाथ जोड़दार है ना, तो इसमें जोड़ेदार पाए जाते हैं, जहां से ये अपना अंग को मोड़ सकता है। क्या करता है, मोड़ सकता है ना, सीधा कर सकता है। जैसे ये सब देखिए जोड़दार हुआ, ये जोड़दार, अगर यहाँ पे जोड़ा नहीं रहता तो हम अंगुली को ऐसे कर पाते, क्या नहीं कर पाते ना, तो जोड़े पाए जाते हैं। तो संघ आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत जो जीव आते हैं वो खंड युक्त होते हैं, वो खंड युक्त होते हैं। उसके भाग जो है अलग अलग खंड में विभक्त रहते हैं, लेकिन उसमें टांग भी पाए जाते हैं, जोड़दार पाए जाते हैं। ठीक है, दोनों चीज पाए जाते हैं। अब इस समुदाय के जंतुओं का शरीर जो है काइटिन यानी कि कंकाल से ढका होता है, बाह्य कंकाल से ढका होता है, जिसे काइटिन कहते हैं। इस समुदाय के जंतु का शरीर क्या होता है, जिसे उसमें भी बताया था ना कि उसका भी शरीर एक बाह्य आवरण से ढका होता है। तो इसमें भी देखिए इस समुदाय के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं उसके शरीर के बाहर एक बाह्य कंकाल होता है जिसे काइटिन कहा जाता है। उसमें जो पाया गया था वो क्या था, काइटिन, उसमें क्या था, क्यूटिकल था, उसे क्यूटिकल कहा जाता था और इसको काइटिन कहा जाता है। तो उसमें और इसमें देखो क्या फर्क है। तो उस अर्थो इसके पहले कौन सा पढ़ रहे थे, पेरिफोडा था ना आपका, हाँ एनिलिडा था। एनिलिडा के अंतर्गत जितने भी जीव आते थे उसमें उसके ऊपर भी एक आवरण पाए जाते थे, उस जीव के ऊपर एक आवरण
पाए जाते थे, लेकिन इसमें और उसमें देखो क्या अंतर है, बढ़िया से समझना। इस संघ के अंतर्गत जो जीव आते हैं, जो बाह्य कंकाल होता है, समय समय पर इस कंकाल को बाहर निकालता है। सांप देखे, सांप का केचुआ देखते हैं, वो केचुआ जो शरीर के ऊपर का उसका भाग होता है जिसे बाह्य कंकाल कहते हैं, वो सांप का ज्यादातर देखने को मिलता है। वो अपने क्या करता है, ऊपर के भाग को छोड़ देता है। कभी कभी देखते हैं वो उसको केचुआ क्या कहते हैं उसको, देखो ना, कचुरी बोलते हैं शायद, सांप का कचुरी बोलते हैं उसको। सांप क्या करता है, उसको छोड़ देता है। जितना बड़ा सांप लंबा, जितना लंबा सांप रहता है उतना बड़ा वो छोड़ देता है बाह्य कंकाल को, यानी कि स्काइटिन को क्या करता है, छोड़ देता है। अब कभी कभी हमारे त्वचा, पुरानी त्वचा उखड़ जाता है, फिर नई त्वचा आती है ना। तो उसी तरह इसके अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं तो उसके शरीर के ऊपर एक आवरण होता है जिसे काइटिन कहते हैं, यानी कि बाह्य कंकाल कहते हैं, है ना। बाह्य कंकाल होता है जिसे काइटिन कहा जाता है। ये समय समय पर ये बाह्य कंकाल को क्या करता है, जीव छोड़ देता है। जैसे सांप हो गया, सांप ज्यादातर सांप को देखने को मिलता है, ठीक है। अब जंगल झाड़ में चले जाए तो कहीं ना कहीं सांप का केचड़ा मिल जाएगा, यानी कि बाह्य कंकाल काइटिन कहीं ना कहीं मिल जाता है, ठीक है। अब देखिए इसका शरीर जो है, इसमें सिर, धड़ और उदर तीनों चीज पाए जाते हैं। सिर भी होगा, जैसे अभी अभी आपको मैंने केचुआ दिखाया था, उसमें सर दिखा था आपको, नहीं दिखा था, नहीं दिखा था ना सर। इसके पहले जितने भी संघ पड़े उसमें सिर था, नहीं था। धड़ था, नहीं था। उदर था, लेकिन कोई खास बड़ा नहीं था, किसी किसी में था। लेकिन इसमें तीनों चीज पाए जाते हैं, धड़ भी, सिर भी, और क्या, उदर भी, पेट भी पाए जाते हैं, ठीक है। अब बताएंगे कौन कौन से जीव आते हैं, ये काफी बड़ा टॉपिक है, मजा आएगा पढ़ने में, अभी आप बढ़िया से समझिएगा। तो इस समुदाय के जंतु का शरीर क्या होता है, एक बाह्य कंकाल से ढका होता है, जिसे क्या कहते हैं, काइटिन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बाबू, काइटिन। बीच बीच में समय समय पर इस काइटिन को क्या करते हैं, जीव निकाल देते हैं, है ना जी। बहुत सारे लोग इसे तो गांव में बोलते हैं कि सांप केचुआ इसलिए छोड़ते हैं ना, कि अगर वो केचुआ को छोड़ देता है तो फिर से जवान हो जाता है। शायद ये बात सही है, वो उसमें फुर्तीला आ जाती है, उसका शरीर फिर से एक नया अंग बन जाता है उसका, ठीक है ना। और ये काइटिन जो उसके शरीर को रक्षा देने का भी काम करता है ना, सुरक्षा भी देने का काम करता है, ठीक है। अब इसका शरीर कैसा होता है, आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आने वाले जितने भी जीव होते हैं उसका शरीर में तीन चीज होते हैं, ये तीन चीज पाए जाते हैं, सिर, धड़ और उदर, पेट, है ना, उदर पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें इस संघ के अंतर्गत जो जो भी जीव आते हैं इसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं, नर और मादा अलग अलग होते हैं। लेकिन अभी आपने जो पीछे पढ़ा था, अभी नर क्या था उसका, पीछे जो पढ़े थे अभी आप, एनिलिडा। अभी जो आपने पीछे संघ पढ़ा था एनिलिडा, उसमें क्या था, अलग अलग नहीं होते हैं, वो द्विलिंगी होते हैं, है ना। क्या होते थे, द्विलिंगी होते थे। लेकिन इसमें नर और मादा अलग अलग होते, इसका मतलब एक लिंगी है ना। नर अलग होगा और मादा अलग होगा। तो आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आने वाले जितने भी जीव होते हैं उसमें नर और मादा क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, यानी कि इसमें मैरिज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। समझ में आया आपको। अब देखिए जो बात मैंने यहाँ पे बताया था कि समय समय पर बहिः कंकाल शरीर से ये उतारता है और इसके स्थान पर फिर नया बहिः कंकाल बन जाता है, ठीक है। और यही क्रिया मोल्टिंग कहलाता है ना। उस शरीर से बाह्य कंकाल को निकालना, ठीक है, वो क्या कहलाता है, मोल्टिंग कहलाता है। शरीर से बाह्य कंकाल को बाहर निकालना, फिर नए कंकाल का होना, वो क्या कहलाता है, मोल्टिंग कहलाता है। और जो बाह्य कंकाल पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, काइटिन कहते हैं। ये किस संघ के अंतर्गत आने वाले जीवों में होता है, तो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आने वाले जीव में होता है, ठीक है। याद रह जाएगा। फिर से समय समय पर क्या करता है, बहिः कंकाल को शरीर से उतारता है और इसी स्थान पर फिर नए बाह्य कंकाल बनते हैं, जिसे क्या कहते हैं, मोल्टिंग कहते हैं। कहीं देख लीजिएगा सांप उप में आपको दिख जाएगा। तो सांप में सिर नहीं पाया जाता है, पाया जाता है ना। उसमें ये क्या कहता है आपका, धड़ भी पाए जाते हैं, उदर भी पाए जाते हैं। उसमें मेढक को गिल लेता है तो जाके कहाँ पाचन होता है, उदर में है ना उसका, नहीं होता है कि नहीं। भिक्षु में उदर नहीं पाए जाते हैं, पाए जाते हैं कि नहीं, पाए जाते हैं। और उसमें भी ऐसा होता है, उसमें भी बाह्य कंकाल होता है, लेकिन उसका वो देखने को कम मिलता है, सांपों वाला ज्यादा देखने को मिलता है। उसका कचूड़ बोलते हैं उसको, गाँव देहात में हम लोग कचूड़ बोलते हैं उसको, सांप का कचूड़। दिखाएंगे, कहीं मिल गया तो हम आपको लाके जरूर दिखाएंगे एक बार कचूड़, जाएंगे ना कभी इधर जंगल तरफ तो ले जाएंगे। अब देखिए, अब समुदाय हो गया, अब ठीक है। अब देखिए शोषण, अब शोषण ये कैसे करता है, श्वास कैसे लेता है। तो अभी इस संघ के अंतर्गत जो जीव पाए जाते हैं वो जलीय भी होते हैं और स्थलीय दोनों होते हैं। जैसे मैंने अभी नीरोमोडा में बताया था कि वो स्थलीय और जलीय दोनों होते हैं, ठीक है। तो जो जीव जलीय होते हैं वो गलफड़ा या कलोम के द्वारा शोषण कर लेता है, और जो जीव स्थलीय होते हैं वो ट्रेकिया या तो बुकलंग के द्वारा वो क्या करता है, शोषण कर लेता है। लेकिन
कुछ जीव इसके अंतर्गत आने वाले कुछ जीव ऐसे जो है ना वो शरीर के द्वारा भी शोषण कर लेते हैं। आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आने वाले कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो अपने शरीर से शोषण कर लेते हैं। अब कैसे करते हैं ये चीज समझते हैं आप, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ लिख दिया अपने शब्दों में स्पष्ट एकदम मातृभाषा में कि इनमें शरीर की सतह द्वारा, है ना, शरीर की सतह, ये सतह हो गया। हम लोग इससे श्वास लेते हैं क्या, लेते हैं क्या? माना जाता है कि गैस का क्या बोलते हैं, शरीर से इसमें छिद्र पाए जाते हैं, है ना, शरीर से क्या होता है पसीना बाहर निकलते हैं, तो लेकिन श्वास नहीं ले पाते। नाक बंद कर देंगे तो क्या हम लोग शरीर से श्वास ले लेंगे, जीवित रह पाएंगे? नहीं ना। लेकिन आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आने वाले कुछ ऐसे जीव होते हैं ना, जिस ससुरा में नाक कान पाए या ना पाए, उसमें फेफड़ा हो या ना हो, शरीर के द्वारा भी सांस ले लेता है, शरीर के सतह द्वारा भी। अब देखते हैं कैसे लेते हैं, इसके बारे में बढ़िया से समझते हैं, बढ़िया से देखिएगा, ठीक है। सतह द्वारा भी शोषण क्रिया कर लेती, कैसे कर लेती है? अब ये देखो, इसका जो शरीर बना होता है, आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं, इसका शरीर, इसके अंतर्गत सॉरी जो जीव होते हैं उसका शरीर में नस नहीं पाए जाते, उसके पूरे शरीर में रुधिर पाए जाते हैं, ब्लड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बाबू? खून, रुधिर पाए जाते हैं। जैसे हम लोग में बहिकाएं पाई जाती, जिससे ब्लड होके गुजरता है, यानी कि नस पाए जाते हैं ना, लेकिन इसमें बहिकाएं नहीं पाए जाते हैं, पूरा शरीर में रुधिर होता है। मैंने यहाँ लिख दिया कि रुधिर परिवहन तंत्र खुला होता है, इसका जो खून होता है सब जगह रहते हैं, और उस सब जगह रहते हैं, इसीलिए उससे वो शोषण कर पाते हैं। देखिए अभी अब क्या बता रहा है कि देह गुहा, यानी कि उसका जो शरीर होता है, यानी कि जो इसके अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं उसका जो शरीर होता है खून से भरा होता है, उसमें नस नहीं पाए जाते। क्या होता है? खून से भरा होता है, जिसे हीमोसील कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? हीमोसील कहते हैं। फिर से संघ आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आने वाले कुछ ऐसे जीव होते हैं जो शरीर की सतह द्वारा भी शोषण कर लेते हैं। कैसे? तो रुधिर परिवहन तंत्र उसका खुला होता है, यानी कि पूरा शरीर जो है उसका खून से भरा होता है, जिसे हीमोसील कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? हीमोसील कहते हैं, है ना। हीमोसील गुहा कहा जाता है, दोनों चीज बोल सकते हैं। इसी हीमोसील में उस जीव का टोटल अंग, सारा के सारा अंग डूबा होता है। सारा के सारा अंग क्या होता है? डूबा होता है। लेकिन इसके अंदर जो ब्लड पाए जाते हैं वो रंगहीन होते हैं, यानी कि हम मानव के जैसा उसका खून लाल नहीं होता है। रंगहीन मतलब होता है उसमें रंग नहीं होता है। तो जब आप दिमाग लगाइए कि जब रंगहीन है तो इसका मतलब उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता होगा। अरे ब्लड लाल किसके वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। तो इसका मतलब है कि इसके अंतर्गत जो जीव आते हैं उसका, बिच्छू को कभी मारे हैं क्या? मार के देखिए, नहीं पाए जाते हैं। या तो उसको तेल चट्टा वगैरह को मारिए, दीमक को मारिए, बहुत सारे से जीव है। अभी मैं एग्जांपल दूंगा आपको, बहुत सारे से जीव है। खटमल हो गया, उसमें खून कम पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते, रंगीन होते हैं। तो अभी मैंने क्या बोला कि जब ब्लड इसका रंगहीन होता है इसका मतलब उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता होगा। अगर हीमोग्लोबिन पाया जाता तो ब्लड लाल होता। तो मैंने यहाँ स्पष्ट रूप में लिख दिया है कि आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत जो कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसमें ब्लड तो पाए जाते हैं लेकिन रंगहीन होते हैं। रंगहीन मतलब ब्लड का रंग नहीं होता है, ठीक है। यहां पे मैंने लिख दिया, इसका मतलब है कि रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है ना, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसीलिए उसको हीमोलिम्फ भी, उसे हीमोलिम्फ कहा जाता है। तो उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है उसके ब्लड में, तो उसे क्या कहा जाता है? वो हीमोलिम्फ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हीमोलिम्फ। अब देखिए इसमें मैंने पहले बता दिया था कि इसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं, और इसके अंतर्गत ज्यादातर जीव अंडे देते हैं। ज्यादातर जीव क्या देते हैं बाबू? अंडे देते हैं, ठीक है। जैसे मकड़ी, अस्पिन रेटस कहते हैं इसको। मकड़ी देखे होंगे जो जाल बुनता है, अभी कहीं मुझे दिख नहीं रहा है, मैं दिखता तो मैं आपको दिखा देता, मैं ढूंढूंगा कहीं, मिट्टी वाले घर में कहीं देखूंगा ना तो मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे तो कहीं दिख नहीं रहा है हमें। तो देखिए मकड़ी, इसको अस्पिन रेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्पिन रेट्स भी कहा जाता है। ये सिल्क बुनने का काम करते हैं। ये देखते जाली बना देता है, ससुरा में कितना ताकत होता है, जाली बना देता है ना। अब देखिए तिलचट्टा, इसका हृदय जो है, अब तिलचट्टा का नाम सुने तो तिलचट्टा को कभी मार के देखिएगा कहीं जो मिल जाए आपको, केकड़ा, सॉरी ककरोच जिसको कहते हैं। हाँ, जब इसको आप मारिएगा ना तो इसमें लाल खून नहीं निकलेगा, लाल ब्लड नहीं निकलेगा, ठीक है। और इसका जो हृदय होता है ना, हाई वाला हृदय 13 चेंबर का बना होता है ना। इसमें देखो तिलचट्टा को कभी देखना, कहीं ना कहीं मिल जाएगा, घर में जरूर कहीं ना कहीं मिलेगा आपको तिलचट्टा। हमें मिलेगा तो हम तो प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे आपको, अलग से वीडियो बनाएंगे इस सब के बारे में। अब देखो, अब सब चीज अंग अंग कर इसका दिखाएंगे,
बहुत जल्द माइक्रोस्कोप भी लाने वाले हैं, टेंशन मत लो। अब देखो इसमें इसमें जो है जो तिलचट्टा होता है उसमें सेंसरी हेयर पाए जाते हैं। उसके देखिएगा ना, उसके ऊपर तिलचट्टा के शरीर पे छोटे छोटे हेयर पाए जाते हैं जिसे सेंसरी हेयर कहते हैं, और इसी के द्वारा वो क्या करता है, अल्ट्रासोनिक साउंड को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, अब देखिए बाकी बहुत सारे ऐसे जीव हैं, सबका एग्जाम्पल लिखना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जीव जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। तो मानो कितना सारा जीव होंगे, लाखों करोड़ों जीव इसके अंतर्गत आते होंगे, तो सबका नाम लिखना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने वैसे जीव का नाम लिखा है जो आप अपने घर में देखते हो, ये ज्यादा उसका नाम सुने हुए होंगे, ठीक है ना, वही जीव का नाम लिखे। एक सिल्वर फिश जिसको रजत मिनास कहते हैं, ये जो होता है पंखीन कीट होते हैं, ये दोनों एक कीट है। ऐसा मतलब सिल्वर फिश का मतलब फिश मतलब मछली मत समझिएगा, ये जो है एक कीट है जिसमें पंख नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बाबू संघ आर्थ्रोपोडा क्या होता है। ठीक है, अब देखिए इसके अंतर्गत तो बहुत सारे जीव आते हैं। अभी मैंने तुरंत बताया कि संघ आर्थ्रोपोडा जो जीव जगत का सबसे बड़ा संघ है, तो इस संघ को भी 4 भाग में बांटा गया है। इस संघ को भी 4 भागों में रखा गया आर्थ्रोपोडा को। कितने? 4 भागों में। पहला है क्रेस्टिशियन। पहला क्या है? क्रेस्टिशियन, यानी कि क्रेस्टिशियन के अंतर्गत वैसे जीव को रखा गया है जो जलीय जीव होता है। अभी मैंने इसमें तुरंत बताया है कि इसके अंतर्गत जो जीव पाए जाते हैं वो जलीय भी होते हैं और स्थलीय भी होते हैं। फिर से जलीय भी होते हैं और स्थलीय भी होते हैं। निमोरेडा में भी आप पढ़े थे, स्थलीय और जलीय दोनों होते हैं, लेकिन वो छोटा संघ था, लेकिन ये काफी बड़ा है, इसीलिए इसको 4 भागों में रखा है। ठीक है, पहला है क्रेस्टिशियन जिसमें जलीय जीव पाए जाते हैं, और इस क्रेस्टेशियन के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं, एक बात और याद रखिएगा, इसके अंतर्गत बहुत सारे जीव आते हैं। तो कुछ जीव में जो है ना 3 जोड़े पैर होते हैं, किसी में 4 जोड़े पैर होते हैं, किसी में होते ही नहीं है। सांप में पैर होते हैं? नहीं होते हैं। तो इसी के आधार पे भी इसको 4 भागों में बांटा गया। पाद के आधार पे, पाद बोले तो पैर, और रहने का स्थान यानी कि आवास के आवास के आधार पे भी इसको बांटा गया है, और पाद के आधार पे भी बांटा गया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसके आगे में बताऊंगा इसके अंतर्गत कौन जीव आता है, इसके बाद मैं डिटेल से लिख दूंगा। ठीक है, अभी थोड़ा बेसिक समझ लीजिए इसका। पहला क्रिस्टेशियन, यानी कि इस क्रिस्टेशियन के अंतर्गत जलीय जीव आते हैं। तो जलीय जीव 5 जोड़े पाद होते हैं इसमें। क्रिस्टेशियन के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं कितने उसके कितने पैर होते हैं? 5 जोड़े, यानी कि 5 जोड़ा बोले तो 5, एक जोड़ा में 2, 2 जोड़ा में 4, तो 5 जोड़ा में, अब समझ रहे हैं ना कितना हो जाएगा। तो 5 जोड़े पैर पाए जाते हैं। और मीरियापोडा स्थलीय जीव में इसमें कई जोड़े पाद पाए जाते हैं, गिन नहीं सकते, काफी पैर पाए जाते हैं मीरियापोडा के अंतर्गत, ये स्थलीय जीव होते हैं। तीसरा आपका एरिकिंडा। क्या है? एरिकिंडा, ये स्थलीय होते हैं जिसमें 4 जोड़े पैर पाए जाते हैं। 4 जोड़ा बोले तो 16 होता है ना, 4 जोड़ा का, 4 का, हाँ। चौथा है आपका इंसेक्टा, यानी कि कीट जिसको बोलते हैं। स्थलीय और जीव दोनों होते हैं, स्थलीय और जलीय दोनों होते हैं। इसमें 3 जोड़े पैर पाए जाते हैं, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 ही होगा ना, 3 जोड़ा। ठीक है, अब देखिए आगे आर्थ्रोपोडा समझ में आ गया। आर्थ्रोपोडा को 4 श्रेणी में रखा गया। आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत जो जीव आते हैं उसको 4 श्रेणी में रखा गया। किसके आधार पे? तो पैर के आधार पे, पाद के आधार पे, आवास के आधार पे, है ना, इसके आधार पे उसको बांटा गया है। तो इसका आगे हम अभी बताते हैं आपको। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आर्थ्रोपोडा संघ को कितने संघ में रखा गया? 4 संघ में। क्यों? क्योंकि ये जो है जीव जगत की सबसे बड़ी संघ, इसीलिए 4 भागों में रखा है। अब एक एक करके समझ लीजिए। मैंने चारों संघ का इसका नाम लिख दिया है, क्रेस्टेशियन, मीरियापोडा, एरिकिंडा, और चौथा है आपका इंसेक्टा जिसको कीट कहते हैं। पहला कौन? क्रेस्टेशियन, मीरियापोडा, एरिकिंडा, और क्या है? इंसेक्टा। अब देखिए इसके अंतर्गत समझते हैं। मैं इसको 4 आधार पे बांटा गया। पहला आवास, यानी कि रहता कहां है, उसके आधार पे। पैरों के आधार पे शोषण किसके द्वारा लेता है। ठीक है, ये एग्जांपल यहां पे मैंने दे दिया। सबसे पहले देखिए क्रस्टेशियन के अंतर्गत जो जीव आते हैं ये तो मुख्यतः जलीय होते हैं। क्या होते हैं बाबू? जलीय, यानी कि जल में रहने वाले जीव होते हैं। ठीक है, इसके 5 जोड़े पाद होते हैं। पाद बोले तो पैर, यानी कि 10 पैर होते हैं इसके अंतर्गत। यानी कि क्रस्टेशियन के अंतर्गत जो भी जीव को रखा गया उसमें 10 पैर वाले होते हैं। कितने? और वो जलीय होते हैं। ये शोषण जो है गिल्स के द्वारा कर लेता है, जैसे झींगा, क्रेफिश, केकड़ा देखिएगा, केकड़ा इसमें जो है 5 जोड़े पाद पाए जाते हैं। 5-10 को पैर होगा। केकड़ा को देखिएगा आप कभी, है ना, बरसात के मौसम में केकड़ा ज्यादा मिलता है। अगर अभी भी कहीं आपको दिख जाए तो देखिएगा, काउंटिंग कीजिएगा, उसमें 10 जोड़ा पाद पाया जाता है। ठीक है, तो केकड़ा जो किसके द्वारा सांस ले लेता है? गिल्स के द्वारा। ये भी देखो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत ही आता है, लेकिन आर्थ्रोपोडा में किसके अंतर्गत आता है? तो आपका क्रस्टेशियन, क्योंकि आर्थ्रोपोडा को 4 भागों में रखा गया।
बड़ा होने के वजह से ये दुनिया का सबसे बड़ा संघ, इसीलिए इसको 4 अलग अलग भाग में रखा है। तो किसके किसके आधार पे रखा है 4 भागों में? तो पहला आवास के आधार पे, पैरों के आधार पे, श्वसन के आधार पे, ठीक है। इसमें पाए जाने वाले कुछ जीव जो है श्वसन गिल्स के द्वारा कर लेते हैं, तो कुछ ट्रेकिया के द्वारा कर लेते हैं, तो कोई किसी में 2 पैर होते हैं, तो किसी में काफी पैर होते हैं, इसीलिए इसको अलग अलग भागों में रखती है, ठीक है। दूसरा आपका मीरियापोडा। मीरियापोडा में देखो इसके अंतर्गत जो जीव आते हैं वो स्थलीय होते हैं, इसमें कई जोड़े पाद होते हैं, मालूम नहीं है इसमें कई पैर पाए जाते हैं, गिन नहीं सकते। कनगोजड़ को गिन सकते हैं आप, कन खजूरा को गिन सकते हो, उसमें कितने पैर होते हैं आप गिन ही नहीं सकते, काफी पैर होते हैं उसमें, ठीक है। अब देखिए ये शोषण जो है ट्रेकिया के द्वारा कर लेता है, किसके द्वारा शोषण कर लेता है? ट्रेकिया के द्वारा। और इसमें कौन कौन से जीव आते हैं? तो सबसे मिलीपीड, पहली बार नाम सुने होंगे आप, मिलीपीड देखने को भी नहीं इधर मिलता है। सेंटीपीड यानी कन खजूरा तो आप देखते ही होंगे, जानते भी हैं, तो कन खजूरा को कभी देखिएगा उसमें पैर, कई पैर होते हैं, उसमें गिन ही नहीं सकते। जो उसका छोटा बच्चा होता है उसमें अलग पैर होते हैं, जैसे हम लोग बच्चे भी रहते हैं तो 2 ही पैर, और बड़े भी होते हैं 2 ही पैर रहता है। और इसमें देखिए अस्टेशियन क्रिस्टेशियन के अंदर के जो जीव पाए जाते हैं, जैसे झींगा, क्रेफिश, केकड़ा। केकड़ा अगर छोटा हो तो भी उसमें 5 जोड़े पैर होगा, वो बड़ा भी हो जाएगा तो 5 जोड़े पैर, वो मर भी जाएगा तो उस समय भी उसके पास 5 ही जोड़े पैर रहेंगे। लेकिन मीरियापोडा में जो है, जो बच्चा रहेगा तो उसमें कम पैर रहेंगे, बड़ा हो गए तो और ज्यादा पैर बढ़ जाएंगे, जैसे जैसे उसकी लंबाई बढ़ती जाएगी उसमें उससे पैर बढ़ते जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया कि कई जोड़े पाद होते हैं इसमें, नहीं कि कई जोड़े पैर होते हैं, ठीक है। तीसरा है आपका एरिकिंडा। एरिकिंडा के अंतर्गत जो जीव पाए जाते हैं ये भी स्थलीय होते हैं, यानी कि भूमि पर रहते हैं, जल में नहीं, ठीक है। इसमें 4 जोड़े पाद पाए जाते हैं। 4 जोड़े पाद बोले तो यानी कि 8 पैर पाए जाते हैं, ठीक है। और ये शोषण किसके द्वारा कर लेता है? ट्रेकिया और बुकलंग के द्वारा। किसके द्वारा? ट्रेकिया और बुकलंग के द्वारा। देखिए जैसे मकड़ी, बिच्छू, बिच्छू को देखते हैं ना, बिच्छू जो डंक मारता है उसमें 20 ग्रंथि पाया जाता है, मैंने यहाँ लिख दिया है 20 ग्रंथि। और ये जो कीट, ये जो कण खजूरे होते हैं उसमें भी 20 ग्रंथियां पाए जाते हैं, क्यों? अपनी सुरक्षा के लिए, ठीक है। तो मकड़ी, बिच्छू, घून, घून जानते हैं ना किसको कहते हैं? घून, कुटकी, घून जो होता है देखते ना चावल फसल उसल में लग जाता है, घून उसी को कहते हैं, कुटकी भी उसको बोलते हैं, ठीक है। अब बिच्छू, बिच्छू को देखिएगा 4 जोड़े पाद होते हैं, 8 पैर होते हैं इसमें। ये कभी देखेंगे बिच्छू जल में रहता है? नहीं, स्थलीय जीव है। ये शोषण किसके द्वारा करता है? ट्रेकिया और बुकलंग के द्वारा, ठीक है। चौथा आपका इंसेक्टा। ये स्थलीय और जलीय दोनों होते हैं, ज्यादातर स्थलीय होते हैं, लेकिन कुछ जो है इसके अंतर्गत जलीय भी आते हैं। इसमें 3 जोड़े पाद पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे ये शोषण किसके द्वारा कर लेता है? ट्रेकिया के द्वारा। जैसे तितली, घरेलू मक्खी, गिनिएगा उसमें 6 को पैर होगा। मक्खी में आपको दिखाता हूं, पकड़ाएगा नहीं, पकड़ाएगा, उड़ जाएगा। मक्खी में देखिएगा 6 पैर होगा। टिड्डा, दीमक, दीमक जो लगता है देखते हैं ना बांस, उसमें जो बोलते हैं कि बांस बीज गया, या लकड़ी का बना जो गेट होता है, खिड़की होता है, तो उसमें दीमक लग जाता है तो क्या होता है? लकड़ी अंदर से खोखला होना स्टार्ट हो जाता है, तो दीमक है ना, वो किसके अंतर्गत आता है? इंसेक्टा के अंतर्गत, वो स्थलीय होते हैं, ठीक है। तीसरा है तिलचट्टा। पांचवा खटमल बोलते हैं, खटिया वगैरह में होता था, अब तो खटिया देखने को भी नहीं मिलता है, तो खटिये में खटमल पहले पाया जाता था, ठीक है ना। तो खटमल, खटमल किसके अंतर्गत आता है? ऐसे तो बहुत सारे जीव है बाबू, सबका नाम लिखना पॉसिबल नहीं है। इसमें एक चीज मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि 20 ग्रंथि, तो बिच्छू में 20 ग्रंथि पाया जाता है। कभी देखे हैं बिच्छू को? क्या आप कभी बिच्छू को देखे होंगे? यहाँ पे इसके पीछे वाला भाग में इसका 20 पाए जाते हैं, ये अपने बचाव के लिए, ठीक है। इसमें 20 ग्रंथि पाए जाते हैं, और कण खजूरे में अपने सुरक्षा के लिए इसमें 20 ग्रंथि पाए जाते हैं। एक चीज बिच्छू के बारे में और समझ लीजिए। देखिए अभी मैंने इसमें क्या बताया था कि आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं उसमें नर और मादा अलग होते हैं, ठीक है। तो बिच्छू में देखो, बिच्छू में जन्म कैसे होता है, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें सुनिएगा इसमें। तो बिच्छू में क्या होते हैं? तो बिच्छू, इसका मतलब ये भी नर और मादा होंगे अलग अलग। तो इसमें जब इसको मैथुन करना होता है, यानी कि सेक्स की जब इसे जरूरत होती है, जनन के लिए सेक्स चाहिए ना, मैथुन, तो जब ये मैथुन करता है तो ये जो नर बिच्छू होता है ना, खूब नाचता है, उस टाइम खूब नाचता है वो। और एक नाच नाचता है, उस नाच को देखो क्या कहते हैं? पुण्य निवेदन कहते हैं उसको, पुण्य निवेदन। जो नाच नाचता है बिच्छू, उसको पुण्य निवेदन कहते हैं। नाचते 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 नाचते, है ना, तो उसके बाद क्या होता है? सांप को देखे कभी? सांप लड़ते रहता है ऐसे करके, इसको क्या कहता है? सांप खेल रहा है, पर वो मैथुन कर रहा होता है, खेल नहीं होता है, ठीक, खेलता नहीं है वो क्या कर रहा है? आपस में प्रेम कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है? प्रेम कर रहा होता है, ठीक है। सांप को कभी देखते होंगे लड़ते रहता है, और लोग क्या कहते हैं? अगर उस पर जो गमछा डाल देगा ना, उसका किस्मत खुल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, वो तो अपना खेला खेल रहा है, ठीक है। तो अब बिच्छू में भी देखिए, नर बिच्छू जो होते हैं वो खूब
पहले नाचते हैं, खूब नाचते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो मादा भिक्षु होते हैं वो इसको मार देता है, नर भिक्षु को मार देता है। अब मारने के बाद जब 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 मैथुन क्रिया समाप्त हो जाता है दोनों का नाचते नाचते, तो क्या करता है, जो मादा होता है ना वो अपने नर यानी कि पति को मार देता है, हस्बैंड को, इज डेड, खत्म, नर भिक्षु को मार देता है। और उसके बाद फिर मादा वो क्या होता है, वो कई बच्चों को जन्म देते हैं, एक बार में लगभग 30-35 को, ठीक है। ये बिच्छू, ऐसा बिच्छू शायद करते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। चलिए, आपका आर्थ्रोपोडा खत्म हो गया। आपका 2 संघ और बचा है, 6 संघ पढ़ ले, 2 संघ और बचा है। अगले वीडियो में मैं आपको दूसरा संघ पढ़ा दूंगा, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।